हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेली साइंस। हमने पिछले वीडियो में लाइट के सारे बेसिक्स पढ़ लिए थे। लाइट के बेसिक्स से लेकर टाइप्स ऑफ मिरर्स और मिरर्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें सब कुछ पढ़ लिया था। तो अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने पिछला नहीं पढ़ा है आई बटन पे जाओ, लिंक मिलेगा, नहीं तो अभी तो शो कर ही रहा होगा। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपने अगले पार्ट के साथ। क्विक रिव्यू करते हैं। 2 ग्लास की बॉल्स ली, एक के बाहर पॉलिश है, एक के अंदर पॉलिश है। जिसके बाहर पॉलिश है उसका नाम है कनकेव मिरर, जिसके अंदर पॉलिश है उसका नाम है कन्वेक्स मिरर। रिवीजन हो गया। अब एक और बात देखो, जिस तरफ पॉलिश होती है रिफ्लेक्शन उससे ऑपोजिट तरफ होती है। यानी कि अगर मेरे हाथ को मैं ग्लास मानूं, इस ग्लास के इस तरफ मैंने पॉलिश किया है तो ऑब्जेक्ट किस तरफ रखेंगे? इस तरफ। ठीक है, आई समझ में? प्लेन मिरर देखते हो ना आप लोग, तो आप लोग प्लेन मिरर की ये साइड देखते हो, यानी कि उससे ऑपोजिट तरफ पॉलिश हुई होती है। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए? कन्वेंशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमको चाहिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में हो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। ये रूल है, गांठ बांध लो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट में। तो कौन सा होगा? देखो इसके अंदर ये क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है? नो। इस साइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो राइट पे है। अपने को ये नहीं मांगता है। क्या मांगता है? अपने को मांगता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में होना चाहिए। देखो इस पार्ट पे देखो, इधर पॉलिश है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओहो, ये तो परफेक्ट हो गया। तो क्या करेंगे? इसका ऐसा सा पार्ट यूज करेंगे हम अपने फर्दर काम में। ठीक है, सिंपली उधर भी सेम चीज कर दो। ठीक है, इधर पॉलिश है, इधर रिफ्लेक्टिव सरफेस है। रिफ्लेक्टिव सरफेस राइट में आ रहा है, नहीं चाहिए। इधर देखो, इधर पॉलिश है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट में आ रहा है, चलो इधर से इतना पार्ट हम यूज करेंगे। देखो कौन सा पार्ट होगा? देखो ये हो गया कनकेव मिरर। हम ऐसे बनाएंगे इसको, और आप लोग को पहचान लेना ये क्या है? कनकेव मिरर। पहचान कैसे करनी है? देखो अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है, ठीक है, उससे लाइट आ रही है और एक गुफा के अंदर घुस रही है ना, एक क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर वो घुस रही है, तो मतलब गुफा, केव, यानी कि कनकेव मिरर। ठीक है, और ऑब्वियसली जहां गुफा नहीं बन रही है वहां कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये याद रखने की ट्रिक है। अब हम आगे करने जा रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय बोथ दीज मिरर्स। ठीक है, हम दोनों पे लगा के दिखाएंगे रूल्स कैसे ओबे होते हैं। चलो भाग के चलते हैं आगे। तो पहला रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सब लोग को मालूम है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये रहा पहला मिरर, ये रहा दूसरा मिरर, ये है कनकेव, ये है कन्वेक्स। तो देखो हमने दोनों में रेज ऑफ लाइट बना दी जो पैरेलल आ रही हैं। वो या तो एक्चुअली में फोकस में से पास होंगी, ठीक है, वो कौन से केस में होगा? कनकेव के। या फिर ऐसा लगेगा कि फोकस में से आ रही हैं, वो किस में होगा? कन्वेक्स में। देखो कैसे पैरेलल आ रही है तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके फोकस में से, रिफ्लेक्ट होके फोकस में से, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये सारी की सारी रेज कहां जाएंगी? फोकस पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, और अगर कन्वेक्स की बात करें, अब रिफ्लेक्शन होनी है, यानी कि बाउंस बैक करना है, आगे तो नहीं जा पाएगी लेकिन हमको ऐसे लगेगा कि फोकस में से आ रही है। देखो ये रही फोकस की लाइन। ठीक है, तो अब ये जाएगी इसी लाइन के अलोंग। मतलब हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि वो फोकस में से आ रही है। अब ये कैसे लगेगा समझो। एक बार क्या हुआ, एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे 2 शैतान लड़के खड़े थे और सेकंड फ्लोर पे 2 शरीफ लड़के। क्या हुआ, नीचे से एक अंकल जा रहे थे, तो जो फर्स्ट फ्लोर पे 2 शैतान लड़के खड़े थे उन्होंने 2 बलून फेंके और भाग गए। इतने में जब अंकल ऊपर मुड़े, उन्हें लगा ये सेकंड फ्लोर वाले बच्चों ने मेरे ऊपर बलून्स डाले हैं। उन्होंने जाके उनके मम्मी पापा को कंप्लेन कर दी, लेकिन डाले किसने थे? फर्स्ट फ्लोर वालों ने। तो वो आ तो यहां से रही है, बिल्कुल यही बात सेम टू सेम, वो आ तो फर्स्ट फ्लोर से रही है, लेकिन हमको क्या लगा कि वो सेकंड फ्लोर से आ रही है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। बिल्कुल सेम लॉजिक लगेगा। देखिए यहां पे ये है फोकस की लाइन, तो मतलब ये इसी लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फॉर ऑल द 4 केसेस यही होगा। देखिए ये है फोकस की लाइन और ये इसके अलोंग रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला रूल।
अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड रूल। तो एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ गलती से P लिख दिया था जबकि ये है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है पोल। ठीक है, अब देखो सेकंड रूल क्या कह रहा है, अगर एक रे ऑफ लाइट या तो सच्ची मुच्ची फोकस में से जा रही है या फिर ऐसे लग रहा है कि फोकस की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। एकदम इसका उल्टा, ये कह रहा था पैरेलल आएगी तो फोकस में से जाएगी, ये कह रहा है फोकस में से आ रही है तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। ये लो जी, ये तो ऐसे चली गई, ये लो जी, ये है ऐसे चली गई। क्योंकि मैं बोर्ड पर बना रही हूँ, आई कैन नॉट यूज अ स्केल, आप लोग को एक स्केल यूज करना है, ट्राई करना है, क्लीनेस्ट डायग्राम बना के आओ। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ भगा के। अब देखो थर्ड रूल बड़ी सिंपल बात कह रहा है अगर एक रे ऑफ लाइट सचमुच में सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर यानी कि सी में से पास हो रही है या फिर ऐसे लग रहा है कि आगे जाके सी में एंटर करेगी, ठीक है, इन दोनों ही केसेस में जिस रास्ते बेचारी आई है उसी रास्ते दबे पांव वापस, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद बिल्कुल सेम पाथ ट्रेस करेगी और वापस उसी रास्ते पर चल देगी। यह है हमारा थर्ड रूल। अब देखो फोर्थ रूल बड़ा ही फेमिलियर है, फटक से देखते हैं। देखो फोर्थ रूल बड़ा देखा देखा है, कह रहा है कि अगर एक इंसिडेंट रे P पे आ रही है और एक एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी। सेम चीज यहाँ, एक इंसिडेंट रे एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो जो एंगल बनाएगी वो बिल्कुल सेम होगा उस एंगल से जो इंसिडेंट रे ने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया है, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा है। बस एक चीज एक्स्ट्रा समझ लो कि P पॉइंट पर इन दोनों एंगल्स के बराबर होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक नॉर्मल का काम कर रही है, क्योंकि आप लोग को याद है ना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो हम नॉर्मल के साथ मेजर करते थे, सरफेस के साथ नहीं। तो इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस पोल पर एक नॉर्मल का काम करेगी। हो गए रूल्स, अब करते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन शुरू करने से पहले मेक श्योर आपके हाथ में एक पेंसिल, एक इरेजर, एक स्केल और ऑब्वियसली एक नोटबुक हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी फर्दर नॉलेज के लिए। तो अब देखिए हमने क्या बनाया है, बेसिक कनकेव मिरर। तो इसको बनाने की ना एक छोटी सी ट्रिक है, बिकॉज मेरा बोर्ड बहुत बड़ा है, मैंने इसको थोड़ा सा कर्व्ड बनाया है। अब ट्राई कीजिएगा इसे ऑलमोस्ट स्ट्रेट बनाइए, ठीक है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट बनाइए, तभी आपके डायग्राम में जो एक्यूरेसी है वो बढ़ पाएगी। तो अब मार्किंग, जितना ये पोल है आपको पता है, ठीक है, जितना इस पोल से दूर आप फोकस लेंगे उतना ही दूर आप फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर लीजिएगा। मतलब मेक श्योर ये दो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। एंड इफ यू हैव अ स्केल, बेस्ट है 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर ये ले लो और फिर 2.5 ही ये ले लो। तो ये सब करने के बाद अब चलते हैं अपने फर्स्ट केस। पहला केस लिया है हमने कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे खड़ा है ऑब्जेक्ट, ये रहा, ठीक है। तो हम एरो इसलिए बना रहे हैं कि मानो एक ऑब्जेक्ट है तो हम मानेंगे जो ऊपर वाला पार्ट है वो उसका हेड है। सो लेट्स से द हेड इज A और जो फुट है वो है B, ठीक है। जो भी इमेज बनेगी वो रिफ्लेक्टेड रेज से बनेगी। हम हर केस में ये बातें नहीं पढ़ेंगे, अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो जस्ट इस चीज़ को माइंड में रखिए कि हम सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज से इमेज को बनाएंगे, इंसिडेंट रेज से नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने 3 रूल्स पढ़े थे बेसिक, फोर्थ वाला हम शायद ही यूज़ करें और मे बी ना भी करें, क्योंकि पहले 3 रूल्स से बहुत आराम से इमेज बन जाता है। तो देखिए पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करेगी तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस में से होकर निकलेगी। हो गया पहला रूल अप्लाई, ठीक है। अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस में से होके जाएगी। दूसरा रूल क्या कह रहा था, फोकस में से जाएगी अगर तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर मिली, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो मतलब इमेज का हेड यहां पर आया और ऑब्वियसली जो इमेज का फुट है वो प्रिंसिपल एक्सिस को ही टच करेगा, ठीक है। तो ये हो गया A डैश और ये B डैश।
तो ये तो बहुत ही सिंपल था। हम 2 रूल्स को लगा के भी इमेज बना सकते हैं। थर्ड रूल लगाओगे बिल्कुल सेम चीज होगी, पर क्योंकि हम ये रफली बना रहे हैं, विदाउट यूजिंग अ स्केल बना रहे हैं, गलती होने का चांस बढ़ेगा। इससे बढ़िया है 2 से बनाओ और थर्ड मत लगाओ। हो सकता है कुछ टीचर्स आपकी कमियां निकालें, लेकिन बोर्ड में इसको कोई मिस्टेक नहीं कहता है। अगर 2 से आपने इमेज बनाई है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो अब हमारी क्या इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन कहाँ है? इमेज है बिटवीन C एंड F। सिंपल, लिख दो बिटवीन C एंड F, लिख दिया। अगली बात है रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज। अब देखो ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा, पर इमेज का थोड़ा साइज कम हो गया है, तो मतलब रिलेटिव साइज क्या हुआ इमेज का? डिमिनिश्ड, क्योंकि इमेज छोटी बनी है। अब अगला क्वेश्चन उठता है नेचर ऑफ द इमेज। हमने 2 टाइप की इमेजेस पढ़ी थी, रियल एंड वर्चुअल। हमने कहा था उस टाइम आप ढंग से नहीं जान पाओगे, पर अब एक बात बताने का टाइम आ गया है। देखिए, जो भी रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। बिना सोचे समझे अगर आपको इमेज इन्वर्टेड दिख रही है तो उसका नेचर रियल है, ये पक्का श्योर कर लो अपने माइंड में। ऐसे ही जो इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधी होगी। ठीक है, तो हम ये दोनों हमेशा साथ साथ ही चलेंगे। वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा साथ साथ रहेंगे, रियल और इन्वर्टेड हमेशा साथ साथ रहेंगे। तो यहाँ पर इमेज क्लियर दिख रहा है कि उल्टी बनी है, यानी कि इन्वर्टेड बनी है। तो ये क्या हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसको जानने का एक और तरीका है, कई जगह आपको दिखेगा ही नहीं कि इमेज इन्वर्टेड है या नहीं है। तो अगर ये रिफ्लेक्टेड रेज सचमुच में मिल रही है ना, खुद रिफ्लेक्ट होके खुद आई, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, तो ये है रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये हम बाद के केसेस में ऑटोमेटिकली पढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हमने फर्स्ट केस पूरा ढंग से पढ़ लिया। अब बारी है हमारे सेकंड केस की। अब देखिए सेकंड केस में जो ऑब्जेक्ट है वो C पर है। रूल्स रिवाइज करते हैं, पैरेलल जा रही है तो फोकस में से जाएगी, फोकस में से आई है तो पैरेलल हो जाएगी, C में से आई है तो वापस C में से होके निकल जाएगी। 1 2 3 ये सीक्वल आप लोग को याद होना चाहिए ताकि हम बात करें तो आपके दिमाग से बात खिसके नहीं। तो देखो अब है ऑब्जेक्ट C पर, ठीक है, तो हम पहला रूल लगाते हैं। ठीक है, पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके फोकस में से जाएगी, लग गया। सेकंड केस ट्राई करते हैं, थर्ड वाला लगाते हैं। इस बार C में से जाएगी और C में से ही वापस आ जाएगी। क्या बाय एनी चांस आप A से रे को C में भेज सकते हो? जवाब है नहीं, क्योंकि आप खुद C पर खड़े हो। ठीक है, तो यहाँ थर्ड रूल नहीं लगा सकते, आपकी चॉइस है। बाकी में आप कोई भी 2 रूल्स लगाइए, पर यहाँ पर थर्ड रूल नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा लगाते हैं कि फोकस में से जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके वापस पैरेलल हो जाएगी, बना दिया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। कहां हुई देखो, जो साइज ऑब्जेक्ट का है सेम साइज इमेज का बना। देखिए ये A' और ये B'। ठीक है, और अब हम ये टेबल भरने के लायक हो भी गए हैं, बड़े हो गए हैं भाई, सेकंड डायग्राम पर आ गए हैं। देखिए पोजीशन ऑफ इमेज, कहां बनी इमेज? अरे भैया जहां ऑब्जेक्ट है, एट C। क्या बातें कर रहे हो? रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज। देखिए मैंने स्केल से नहीं बनाया डायग्राम, तो हम अप्रोक्सीमेटली देखेंगे। देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, साइज अप्रोक्सीमेटली करके भी इक्वल आ रहा है, और स्केल से बनाओगे तो परफेक्टली इक्वल आएगा। ठीक है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम रहेगा। तीसरी चीज, नेचर ऑफ द इमेज। भाई इन्वर्टेड है, साफ दिख रही है, और रियल है कि नहीं, देखो सचमुच में मिली है। ठीक है, हमें कुछ एक्सटेंशन नहीं करना पड़ा। ठीक है, जो रेज है वो एक्चुअल में मिली है, तो कैसी हुई इमेज हमारी? रियल एंड इन्वर्टेड। सॉर्टेड। चलिए एक और केस हमने खत्म कर लिया, अब मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड केस की तरफ। तो आ गया थर्ड केस। थर्ड केस पे हमारा ऑब्जेक्ट है C और F के बीच में। देखिए बिटवीन C एंड F। तो फटाफट से अपने रूल्स वापस से लगाएं। सबसे पहला रूल लगाते हैं, अगर पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके तो भैया ये फोकस में से ही जाएगी। कर दिया, बड़ा सिंपल था। अब ट्राई करते हैं इसमें थर्ड रूल लगाने की, कि अगर C में से जा रही है तो C में से ही वापस चली जाएगी। अब देखो C पीछे है, इधर तो जाएगी नहीं, पर हमको क्या करना है, हमको ऐसा दिखाना है कि ये
सी में से आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे जा रही है और वापस भी ऐसे ही आ रही है, ठीक है। तो देखिए ये कहां पर मिल रही है रिफ्लेक्टेड रेज, यहां पर, यहां मिली रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब यहां बनेगा पॉइंट ए डैश, ये बना दिया भैया ए डैश, और बी डैश कहां बना, बी डैश बना प्रिंसिपल एक्सिस पे, सेम टू सेम सीन। अब देखो, अब बताओ पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां पर बनी, इमेज बनी सी से पीछे, कहां बनी, सी से पीछे, यानी कि बियॉन्ड सी। अब देखते हैं रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज का ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज कैसा है। अरे भैया इतना सा ऑब्जेक्ट, इतनी बड़ी इमेज, यानी कि इमेज एनलार्ज्ड है। अब बताओ नेचर ऑफ द इमेज, अरे भाई एक तो सच में मिली है रिफ्लेक्टेड रेज, रियल है तो इन्वर्टेड तो अपने आप ही है, पर हमको दिख भी रहा है, इन्वर्टेड भी दिख रही है और रियल भी दिख रही है। पैटर्न देख रहे हो, जैसे जैसे मिरर के पास जा रहे हैं इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। लॉजिक है बेटा, खत्म हो जाए फिर समझाते हैं। देखो फोर्थ केस क्या है कि ऑब्जेक्ट अब एफ पर आ गया है, पहले यहां थे फिर यहां आए फिर यहां आए, अब एफ पर पहुंच गया है। तो चलिए लगाते हैं सबसे पहला रूल कि अगर ये रे पैरेलल जाएगी तो एफ में से होकर निकलेगी। क्या दूसरा रूल लग सकता है, एफ पर खड़ी होकर क्या एफ में से रे निकल पाएगी, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे थर्ड रूल कि अगर सी में से जाएगी, देखो ये लग रही है कि सी में से आ रही है भाई, ठीक है, तो वापस भी इसी रास्ते से होकर चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये लग रहा है कि दो पैरेलल रेज निकल रही हैं, पर अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हमको क्या पता है कि पैरेलल रेज कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पर। जो पता ही नहीं है भाई उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें बोल रखी है साइंटिस्ट ने, हम भी मान लेते हैं कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगे। अब देखो, अब कैसे बताओगे कि इमेज का नेचर क्या है। देखो हेड से निकली है सारी की सारी रेज, ठीक है, हम मेंशन करना भूल गए पर आप लोग को पता है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, तो ये सारी रेज ए से निकली हैं, तो यानी कि जहां भी टकराएंगी वहां ए डैश बनेगा। मानो यहां बनेगा, ठीक है, यहां टकरा रही है, एग्जाम्पलरी मान लिया यहां ए डैश है, ए डैश और यहां बी, यानी कि इमेज अब भी कैसी है, इमेज अब भी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। पता लग गया, इमेज बनी रियल एंड इन्वर्टेड। कहां बनी, हमने क्या बोला, कहां मिली पैरेलल रेज, पैरेलल रेज मिली इन्फिनिटी पर। और साइज ऑफ द इमेज क्या हुआ, बहुत बड़ा, कि बहुत दूर जाके मिलेंगी तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी, यानी कि हाईली एनलार्ज्ड। ये वाला केस भी पढ़ लिया। अब क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट और आगे चला जाएगा, चलो वो वाला केस भी देख लेते हैं। तो देखो अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन P एंड F। फटाफट रूल लगाते हैं। रूल नंबर 1, पैरेलल जाएगी तो फोकस में से निकलेगी, ये गई पैरेलल, ठीक है, और हमने निकालनी है फोकस से, ये गई फोकस में से, पहला रूल लग गया। दूसरा रूल, फोकस में से जाएगी तो पैरेलल आएगी। क्या ये पॉसिबल है, ट्राई कर लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये फोकस से आ रही है तो ये जाएगी यहाँ, उप्स, ठीक है, फोकस में से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, ऐसे लग रहा है ना ये फोकस में से आ रही है और ये पैरेलल जा रही है। थर्ड रूल भी लगा लेते हैं, इसमें तीनों लगा के ट्राई कर लेते हैं। अगर सी में से आएगी तो सी में से जाएगी, तो देखो ये लग रही है सी में से जा रही है और ये वापस सी में से आ रही है। अरे भैया ये तो बहुत वियर्ड चीज है, तीनों बड़ी दूर दूर जा रही है, मतलब इस तरफ तो ये मिलेंगी नहीं, तो यहां हमको इनको खुद से मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाएंगे, देखो पीछे की तरफ ये बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा, बढ़ा दिया। अब इसको भी बढ़ाते हैं, ये हो गया इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मतलब यहां पर बना है ए डैश और ये बन गई हमारी इमेज, ठीक है, क्योंकि बी डैश तो प्रिंसिपल एक्सिस से ही टकराएगा। अरे ये इकलौता केस है जिसमें इमेज इरेक्ट बनी है, और मैंने क्या कहा था, वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा साथ साथ चलेंगे। तो देखो है ना, वर्चुअल रेज खुद नहीं मिल रही हैं, हमने उनको बैक की तरफ एक्सटेंड किया और तब पता लगा कि वो यहां पर मिलेंगी। तो इसी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जब खुद से नहीं मिले रेज,
हमें उनको जबरदस्ती मिलाना पड़े। तो अब लिखते हैं फटाफट, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनी है? मिरर के पीछे, लिख देते हैं बिहाइंड द मिरर। अगली बात, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज। अरे भैया ऑब्जेक्ट इतना सा है और इमेज इतनी बड़ी, ठीक है, तो क्या हो गया? इनलार्ज्ड इमेज। फिर तीसरी चीज, नेचर ऑफ द इमेज, वो तो डिस्कस कर लिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो आप लोग को ये तीनों रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैंने इसलिए लगाया कि देखो तीनों एक ही जगह मिलते हैं। थोड़ा सा घूमी मेरी लाइन, लेकिन ऑटोमेटिकली वहीं जाके सब फिक्स हो गया, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाओगे तो भी तीनों मिलेंगे, लेकिन दो काफी हैं, दो से आपका डायग्राम बहुत ज्यादा क्लीन रहता है। इसमें थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कोई भी दो रूल लगाओगे तो भी ऐसा ही डायग्राम बनेगा। ज्यादा लोड लेने की दिक्कत नहीं है रे, लेकिन फिर भी अपन को टाइम बचाना है, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए हमको दो में आंसर दे देना है, ठीक है। तो अब ये सब पढ़ लेने के बाद हम पढ़ेंगे इसका लास्ट और सिक्स्थ केस। इस बार हम नंबर बदलना भूल गए थे, तो सिक्स्थ केस है जब ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, बहुत दूर पड़ा हो, तो इमेज कैसी बनेगी। चलिए देखते हैं। अब देखिए इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे मतलब बहुत दूर है, और जब भी कोई भी चीज इन्फिनिटी पे होती है हम मानते हैं कि उससे रेज जो है वो पैरेलल आ रही हैं। तो ये देखो कर दिया, ये आ गई भाई पहली रे, ठीक है, ये इन्फिनिटी से आ रही है। एक यहाँ ले लेते हैं, ये भी इन्फिनिटी से आ रही है, एक और ले लेते हैं भाई, ये लो, ये भी बहना इन्फिनिटी से आ रही है। पर हमने क्या रूल पढ़ा है? पैरेलल आ रही है तो फोकस पे जाके मिलेगी। मंगता, ये देखो क्या, और ये वाली भी शुभ, तू क्यों रह गई? ले, ये सारी की सारी रेस फोकस पर आकर मिलेंगी, और फोकस पे ना एक बहुत छोटी बिंदी जितनी यानी कि पॉइंट साइज इमेज बनेगी। अब इसको देख के कैसे बताओगे कि सीधी है या उल्टी है, यानी कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? लेकिन हमने क्या बताया था कि रियल और इन्वर्टेड साथ साथ होते हैं, तो जो रेज है वो एक्चुअल में मिल रही हैं, हमें कहीं से एक्सटेंड नहीं करनी पड़ी, मतलब ये रियल इमेज है पक्का। और रियल के साथ क्या आता है? हमेशा इन्वर्टेड। पता लग गया? देखो एक और बात देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज एल है, दिख तो रहा है, फोकस पे बनी है, लिख देते हैं। चलो एक और बात, साइज ऑफ द इमेज, अब उनका बिंदी, पॉइंट साइज इमेज। पढ़ लिया हमने ऑल 6 केसेस कि कैसे इमेज बनती है कनकेव मिरर में, ठीक है। तो अब एक टेबल देखते हैं और इसकी एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं। चलो अब देखते हैं छोटा सा एनालिसिस, 2 मिनट में फटाफट पैटर्न समझेंगे हो क्या रहा है। देखो तो अब देखो, अब इस बात को समझो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज बनी पॉइंट साइज बड़ी छोटी, फिर ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड यानी कि सी से पीछे रहा, इमेज छोटी डिमिनिश्ड बनी, फिर सी पे आया, अब इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर हो चुकी है, फिर सी और एफ के बीच में आया, फिर इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है, फिर एफ पर आया, फिर इमेज बहुत बड़ी हो गई है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाता जा रहा है, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो जो फोकस पॉइंट है उससे आगे बढ़ता है, ठीक है, तो इमेज का नेचर भी चेंज हो जाता है और किस तरफ इमेज बननी है ये भी बदल जाता है। ये भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है मिरर के, इमेज का साइज इंक्रीज करता जा रहा है। देखो पहले यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अब एक और चीज ऑब्जर्व करो, अब ये देखो कनकेव मिरर क्या क्या कर पा रहा है, वो बना पा रहा है ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज और इन्वर्टेड इमेज, यानी कि एक ऐसी इमेज जो ऑब्जेक्ट से छोटी है और उल्टी बनी हुई है, ठीक है, स्मॉल एंड इन्वर्टेड। इस केस में बना रहा है, सेम और इन्वर्टेड ये भी बना रहा है, ठीक है। सेम साइज की और इरेक्ट इमेज कौन बनाता है? प्लेन मिरर, है ना, पढ़ा था ना, बिल्कुल सेम साइज की और इरेक्ट इमेज, जहां सर है वहां सर ही दिख रहा है। ओके चलो, और क्या बना पा रहा है? ये बना पा रहा है इनलार्ज, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी और इन्वर्टेड, ठीक है। और क्या बना पा रहा है? ऑब्जेक्ट से बड़ी और इरेक्ट बना पा रहा है। लेकिन क्या नहीं बना पा रहा? सोचो। तो कनकेव मिरर के काम में एक चीज की कमी रह गई, कौन सी इमेज की? जो ऑब्जेक्ट से छोटी हो और इरेक्ट हो, यानी कि जो इमेज हो वो हेड की जगह हेड हो और फुट की जगह फुट हो, इन्वर्टेड ना हो, ठीक है। तो वो केस जो कनकेव में नहीं हो पाया, वो कमी पूरी की कन्वेक्स ने। कन्वेक्स में सिर्फ 2 केसेस, फटाफट पढ़ लेते हैं। चलो अब इतना कर लिया, आगे बढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर के केसेस की तरफ।
चलिए देखते हैं कन्वेक्स मिरर का पहला केस। ऑलमोस्ट सब चीजें पढ़ चुके हो, अब तो बस रिवीजन है भैया 2 पॉइंट का। चलिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर। क्या कहा था? इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं। ये आ गई, लो 1, चलो यहाँ ले लेते हैं 2, एक और ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 3, एक और भाई मन नहीं भरा 4। ये आ रही है रेज फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, और ये सब पैरेलल है। अब क्या, अगर एक रे पैरेलल आ रही है वो कहाँ जाएगी भैया? फोकस, और कोई ठिकाना ही नहीं है। अब यहाँ तो जा नहीं सकती, तो क्या होगा? ऐसे जाएगी, ऐसे लगेगा हमें कि फोकस में से आ रही है, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब ये ऐसे जाएगी, हमको ये भी लगेगी भैया फोकस में से आ रही है। सिमिलरली दिस रे तो लो, ये तो चारों की चारों रेस बना दी, लेकिन ये तो जा रही हैं इधर, जो कभी नहीं मिलेंगी। तो हमने इनको पीछे देखा, ये कहाँ मिल रही हैं? ये तो फोकस पर मिल रही है, यानी कि मिलानी पड़ रही है। मतलब ये है वर्चुअल इमेज, क्योंकि पॉइंट साइज है। अब आप ये तो बता नहीं सकते कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड, पर हमको पता है वर्चुअल है तो ऑब्वियसली इरेक्ट है ही है। अब बोलो, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनी है? फोकस पे। कहाँ? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर एट फोकस। देखो, अच्छा रिलेटिव साइज भी मैं बताऊं? अरे भाई दिख रहा है, पॉइंट साइज्ड, वेरी हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट साइज लिख देने का क्या? एक केस ही हो गया। अब दूसरा केस देखो कितना आसान है। चलो मूव ऑन करते हैं। तो अब देखो सेकंड केस। सेकंड केस में भैया इन्फिनिटी से लेकर ये पॉइंट है P, यानी कि पोल, इसके बीच में कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसी बनेगी? वैसे तो मैं बता रही हूँ कैसी बनेगी। जो कनकेव नहीं बना पाया वो कन्वेक्स बनाएगा, यानी कि छोटी और वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बना के देख लेते हैं क्या सीन है। पहला रूल लगाते हैं, अगर तो पैरेलल आ रही है भैया फोकस में से जाएगी तो क्या हमको लगेगा जा रही है, ए चली गई, ठीक है। दूसरा रूल, फोकस में से जा रही है तो मुड़ के पैरेलल हो जाएगी। चलिए देखते हैं, ये होगी भाई बात। ये देखो ये रे लग रही है ना, ऐसे लग रहा है कि ये रे फोकस की तरफ जा रही है, तो ये क्या होगी? मुड़ के वापस पैरेलल निकल लेंगी, ठीक है। और तीसरा रूल भी लगा देते हैं भैया कि अगर सी में से जा रही है तो सी में से लौट आएगी। ये तू जा निकल, ये देखो ऐसे लग रही है ना, सी में जा रही है तो ये वापस दबे पांव निकल लेगी, ठीक है। तो अब हमें इन तीनों को मिलाना है। 2 तो मिल गई है, हमको दिख गया, पर तीसरी से भी चेक करना बनता है, ठीक है। तो अब लेते हैं अलग कलर का पेन। तो लौट आए हम अपने अलग कलर के पेन के साथ आपको सफाई देने। ये जा रही है, ये पीछे से आ जा भाई, आजा। ये वाली भी जा रही है, इसको भी चेक किया जाए, यहाँ मिल रही है। ये वाली भी जा रही है, इसको भी वापस ले जाके देख लेते हैं कि ये ओ तेरी, ये तो यही मिल रही है, यानी कि जे बन गई इमेज A', ये क्या बन गई भाई? क्या कहा था मैंने? छोटी, यानी कि डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट बना डाली। लिख दे दो। चलो अब बता दो कहाँ बनी है? बिटवीन P एंड F भैया, दिख रहा है, देखो। तो ये दोनों पढ़ लिए हमने कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। हो गई हमारी इमेज फॉर्मेशन एकदम ढंटना, यानी कि एकदम मस्त तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं डरने का, कमेंट लिखने का, ताकि मेरे को पता हो और मैं सॉल्व कर दूं उसको आपकी अगली वीडियो में। तो अब देखो इतना पढ़ लिया ना, अब 2 छोटी छोटी बातें और फिर एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करके अपन वीडियो एंड करते हैं, ठीक है। वो 2 छोटी छोटी बातें पढ़ने से पहले ना बेसिक्स जान लो। साइन कन्वेंशन, कौन सी चीज प्लस लेनी है, कौन सी चीज माइनस, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रहेगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर ये रूल्स में लिखा है तो बोलना पड़ेगा रे, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रहेगा। वो मिरर है, ये ऑब्जेक्ट, वो मिरर है, ये ऑब्जेक्ट, तो लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो P यानी कि पोल से मेजर होंगे और मेजर होंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर होंगे, यानी कि कहने का मतलब है अगर आपने इसका डिस्टेंस मेजर करना है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, तो ये
पैरेलली मेजर किया जाएगा। तीसरी बात, जितने भी डिस्टेंसेस P के राइट में मेजर करेंगे वो होंगे पॉजिटिव। देखिए ये P है, P के राइट में जितना कुछ जाएगा वो होगा पॉजिटिव। अगर आप लेफ्ट में कुछ मेजर करेंगे तो वो होगा नेगेटिव। ऐसे ही अगर P के राइट की तरफ कुछ पॉजिटिव आएगा और लेफ्ट की तरफ कुछ नेगेटिव आएगा, जो कुछ भी आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। इट इज लाइक, देखो ये लाइट की डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट से मिरर पे जाएगी लाइट, ऑब्वियसली दिख रहा है, ऑब्जेक्ट से मिरर पे जाएगी, तो लाइट की डायरेक्शन में पॉजिटिव और लाइट से ऑपोजिट नेगेटिव। या फिर आप सिंपली याद रखो P के राइट में पॉजिटिव, P के लेफ्ट में नेगेटिव, ठीक है। लास्ट चीज, अगर आपको कोई डिस्टेंस वर्टिकली मेजर करना है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो जितना भी कुछ आप एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करोगे वो पॉजिटिव, ठीक है, और जो कुछ भी आप एक्सिस के नीचे की तरफ मेजर करोगे वो नेगेटिव। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये ऑब्जेक्ट या इमेज नहीं बनाया है मैंने सिर्फ ये बताया है कि ऊपर की तरफ अगर आप कुछ मेजर कर रहे हो तो वो पॉजिटिव है, नीचे की तरफ कर रहे हो तो नेगेटिव है। एग्जाम्पल, मानो इसकी हाइट मेजर करनी है, तो ये ऊपर की तरफ कर रहे हैं ना मेजर, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये होगी पॉजिटिव हाइट, मानो 5 सेंटीमीटर है तो ये होगी +5 सेंटीमीटर। अगर मानो कोई इमेज बनी है इधर, ये रही ये इमेज, ठीक है, आपको इसकी हाइट मेजर करनी है, मानो इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट होगी -8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक्सिस से नीचे की तरफ हम मेजर कर रहे हैं। ये थे बेसिक्स अबाउट साइन कन्वेंशन। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाना, लेकिन इसे याद कर लेना, क्योंकि अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। तो आ जाओ, अब पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। फाइनली एक फॉर्मूला आ रहा है इतनी थ्योरी के बाद। देखो, अगर u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से वो u है, इमेज कितनी दूर है मिरर से वो v है, और मिरर की फोकल लेंथ है f। फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस का हाफ, हम लोग को पता है। तो एक फॉर्मूला है जो इन सब में एक रिलेशन देता है, वो है 1/v + 1/u = 1/f। देखो सिंपल सी बात है, v क्या है? इमेज कितनी दूर है मिरर से, u क्या है? ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से, और f क्या है? भैया फोकल लेंथ कितनी है। ठीक है, तो अब फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस का हाफ। अब उनको मालूम है, वैल्यू पुट कर दो, r/2, 2 ऊपर चला गया। तो ये दोनों ही फॉर्मूला एक ही चीज बता रहे हैं और इनका नाम है मिरर फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा एक्चुअली। एक और फॉर्मूला याद कर लो, लीनियर मैग्निफिकेशन का। भाई कितनी बड़ी हुई इमेज या कितनी छोटी हुई इमेज ऑब्जेक्ट से, वही होती है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल m। तो m क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो h'/h, और h' क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो गाइज, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला जो हमने मिस आउट किया, यहां तक हमने पढ़ा था, इसका एक और फॉर्मूला है -v/u, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद अ माइनस साइन। ये भी मैग्निफिकेशन का एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नाउ। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन आ चुका है, अब बारी है आंसर निकालने की। पॉज करो, आंसर निकालो, फिर देखो कितना समझ पाए हो अब तक। और प्लीज उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना, बिकॉज उससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। देखो कितना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहला ये दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस है 32 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या पता है कि कोई भी मिरर हो, कनकेव या कन्वेक्स, ठीक है, ये पोल है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा। रूल्स में पढ़ लिया, लेफ्ट में होगा मतलब वो नेगेटिव होगा। ठीक है, -32 सेंटीमीटर्स। अब आगे देखो, मैग्निफिकेशन दी है, रियल इमेज बना रहा है और 4 टाइम्स। ठीक है, तो माइनस क्योंकि रियल इमेज बना रहा है और 4 टाइम्स बना रहा है। ठीक है, तो ये हो गई मैग्निफिकेशन उसकी। अब पूछा है v, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सबको पता है क्या? मैग्निफिकेशन = -v/u। सीधी सीधी वैल्यूज पुट करी, v की वैल्यू आ गई -128 सेंटीमीटर्स, यानी कि इमेज बनेगी लेफ्ट साइड पे फ्रॉम द मिरर। पर क्या हम इसे देख के, रियल इमेज को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा मिरर है?
डेफिनेटली यस बता सकते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर बनाता है छोटी और इरेक्ट इमेज, पर ये कैसी है? रियल इमेज। तो यहीं से पता लग गया कि ये क्या है, ये है एक कनकेव मिरर। पर अगर यहाँ पे इरेक्ट दिया होता तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते थे, क्योंकि इरेक्ट तो दोनों ही मिरर बना लेते हैं, फिर हम फोकल लेंथ से बताते। देखो आ गई v की वैल्यू आ गई। अब अगली चीज पूछी है फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1/v + 1/u = 1/f। दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, सिंपल। 128, 32 दोनों माइनस के हैं तो माइनस ऊपर ले गए, ठीक है। = 1/f। एलसीएम ले लिया, आंसर निकाल दिया, आंसर आ गया -25.6 सेंटीमीटर्स। देखो अगर यहां पे कुछ और दिया होता, कुछ कंफ्यूजिंग दिया होता, वर्चुअल एंड इरेक्ट का क्वेश्चन होता, तो हम यहां से बता देते। फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब कनकेव मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब कन्वेक्स मिरर। बोलोगे ये कैसे बता रहे हो? ये देखो, ये होता है कनकेव मिरर, ये होता है पोल। पोल से फोकस पे आने के लिए कहां चल रहे हैं हम? लेफ्ट चल रहे हैं। लेफ्ट चल रहे हैं मतलब नेगेटिव, ठीक है। ये लॉजिक है, याद करना चाहो याद कर लो, समझना चाहो समझ लो। इतना पढ़ लेने के बाद मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। फॉर नाउ साइनिंग ऑफ।